हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल में पैरालेलोग्राम और पैरालेलोग्राम के ऊपर बेस्ड जो थ्योरम्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब हम देखेंगे थ्योरम नंबर 4, जिसमें लिखा गया कि भैया जो पैरालेलोग्राम होता है, इस पैरालेलोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एक पैरालेलोग्राम लेना पड़ेगा। तो पैरालेलोग्राम ले लो, ये ले लिया मैंने पैरालेलोग्राम, मान लिया पैरालेलोग्राम। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब पैरालेलोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है सर, कि पैरालेलोग्राम है यदि, तो इसका मतलब इसकी अपोजिट साइड आपस में क्या होगी, पैरेलल होगी। यानी ए बी जो है वो पैरेलल होगा डी सी के। क्यों? क्योंकि पैरालेलोग्राम है। ऐसे ही एडी पैरेलल होगा किसके, बीसी के। एडी अपने सामने वाले के पैरेलल हो जाएगा और एबी अपने सामने वाले के पैरेलल हो जाएगा, होगा ना, तभी तो इसको पैरालेलोग्राम बोलेंगे, है ना। तो ये तो गिवन है, ये क्या है, गिवन है। गिवन क्यों है, क्योंकि ABCD इज अ पैरालेलोग्राम। पैरालेलोग्राम, ओके, ठीक। अब क्वेश्चन वाला हमसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ ये करना है कि एंगल ए और एंगल सी और एंगल डी और एंगल बी, मतलब जो अपोजिट एंगल है, तो अपोजिट एंगल कौन कौन से हैं, एंगल ए और एंगल सी, एंगल ए और एंगल सी आपस में क्या है, बराबर है। और दूसरा अपोजिट एंगल डी के सामने वाला अपोजिट एंगल, तो एंगल डी बराबर है किसके, एंगल बी के। ये क्या कह रहा है, ये प्रूफ करना है हमको। ये क्या करना है, प्रूफ करना है कि अपोजिट एंगल समझ पा रहे हैं, अपोजिट एंगल समझ पा रहे हैं ना। अपोजिट एंगल मतलब सामने के जो एंगल है ये अपोजिट है। और ये क्या है, इस ए का, ये बी और डी क्या है, एडसेंट एंगल है। सी का बी और डी एडसेंट एंगल है। अपोजिट क्या है, ए है। ए का अपोजिट सी का अपोजिट ए, डी का अपोजिट बी का अपोजिट डी। क्लियर है, ठीक। हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं प्रूफ करना स्टार्ट करिए। क्या कर सकते हैं भाई, हमको बस ये पता है कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, बस इतना दिया है ना। हम पैतरा आजमाएंगे। क्या पैतरा आजमाएंगे, हम सबसे पहले एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे जो कि इसका क्या होगा, डायगोनल होगा, ठीक है ना। अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, बड़े ध्यान से देखेंगे, बड़े ही ध्यान से देखेंगे, ये जो डायगोनल है वो इन दोनों लाइन पे होगा। देखो कौन कौन सी लाइन, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है ना। और जो ही मैं डायगोनल ड्रॉ करूंगा त्यों ही क्या फॉर्म हो जाएगा, जेड हो जाएगा। तो जेड फॉर्म हुआ तो सपोज कर लो ये वाला एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। एक चीज, चूंकि ध्यान से देखो तो जो एंगल बी है, एंगल बी जो है वो 2 पार्ट में है। कितने पार्ट में है, 2 पार्ट में, एक 3 और 4। 3 और 4 को मिला के बना है ना, 4 और 3 को मिला के बना है। यानी एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 4, जब ये दोनों होगा तब जाके एंगल बी होगा। और ऐसे एंगल डी देखो, एंगल डी भी 2 पार्ट में टूट चुका है। जो ही डायगोनल ड्रॉ करूंगा तो एंगल 1 और एंगल 2 है ना। डी 2 पार्ट में टूट गया, बी 2 पार्ट में टूट गया। क्यों, जब मैंने डायगोनल ड्रॉ किया, ये नो, ठीक। अब ध्यान से देखो, बी टूट चुका है, डी टूट चुका है, लेकिन जो ही मैं यहाँ पे एक डायगोनल ड्रॉ कर रहा हूँ, टूट तो रहा है लेकिन साथ साथ जेड भी बन रहा है जेड। तो उस केस में ये जो 4 होगा और ये जो 1 होगा, ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। यानी ये जो 4 है और ये जो 1 है आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी एंगल 4 बराबर एंगल 1। कैसे बोला मैंने, बिकॉज अल्टरनेट एंगल है या ना। जब क्या बनेगा, जेड, तब क्या होगा, अल्टरनेट एंगल होगा। और अल्टरनेट एंगल का मतलब वो आपस में क्या होंगे, इक्वल। अच्छा, ये तो एक जेड बना, एक और जेड बनेगा। कहाँ बनेगा जेड, यहाँ पे, ध्यान से देखना कहाँ पे बनाया था। एक तो ऐसे बना दिया था और दूसरा देखो, बोलो जेड बना नहीं बना। तो इसका मतलब यहाँ पे जेड बन गया। तो जेड बन गया तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, एंगल 2 बराबर किसके हो जाएगा बताओ, एंगल 3 के। एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 3 के, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। यस और नो, अल्टरनेट एंगल हो गया। इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। इसको सही तरीके से लिख दो। इसको एंगल 1 बराबर एंगल 4 लिख दो, पहले 1 फिर 4, ऐसे 2 फिर 3, और क्या कर दो 1 + 2 कर दो,
मैंने 1 और 2 को क्या कर दो, जोड़ दो। 1 और 2 को जोड़ोगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 होगा। अरे भाई 1 के LHS देखो, 1 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये है, और यहाँ पे 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, 2 है, तो 1 और 2 जुड़ जाएंगे, है ना। ऐसे ही राइट हैंड साइड वाला जुड़ो, तो 1 का राइट हैंड साइड एंगल 4 है, और लेफ्ट का सॉरी सेकेंड वाले का एंगल 3। अब देखो ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 2 जहाँ पे लिखा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 और एंगल 2 को क्या लिख सकते हैं, डी, क्योंकि डी ही तो है। 1 और 2 मतलब जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, डी बना देगा कि नहीं बना देगा, तो एंगल डी बन गया, है ना। और ऐसे 4 और 3 देखो, तो 4 है और 3 है, 4 और 3 मिलके क्या बनाते हैं, एंगल बी, तो यहाँ पे क्या बन गया, एंगल बी। क्या प्रूव हो गया, एंगल बी एंगल डी के बराबर है ना। ये मुझे प्रूफ करना था, नहीं करना था कि डी और बी बराबर है, तो देखो बराबर प्रूव हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन सर अभी एक हुआ, अभी तो दूसरा बाकी है ना, अभी ये तो प्रूव नहीं हुआ है। तो अब ऐसे ही मैं लिख सकता हूँ एंड सो ऑन, या इसी प्रकार से भी लिख सकते हो जैसे भी है, या लाइक दैट भी लिख सकते हो। अब मैं क्या करूंगा, इसको मिटा दूंगा, इसका लोचा खत्म ना, एक सामने वाला प्रूफ कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसको यहाँ से मिटा दूंगा, दूसरा लूंगा। अब क्या करूंगा, दूसरा डायगोनल ड्रा करूंगा। अब देखो ये दूसरा डायगोनल, भाई ये भी तो एक डायगोनल यहाँ पे भी ड्रा हो सकता है ना। एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर कितने डायगोनल आ सकते हैं, 2, एक तो ये वाला और एक ये वाला भी होगा। ये वाला लिया तो ये और ये प्रूफ कर दिया, अब ये वाला लूंगा तो ये और ये प्रूफ कर दूंगा, यानी ए और सी को बराबर प्रूफ कर दूंगा। देखो कैसे, अब मैं क्या मान लूंगा कि जब ये मैंने डायगोनल ड्रॉ किया तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 हो गया, और यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8, ठीक है ना। एंड सो ऑन, ड्रा अ सेकेंड डायगोनल, ड्रा अ सेकेंड डायगोनल, या ड्रा सेकेंड डायगोनल। सेकेंड डायगोनल कौन सा है, ए से लेके सी, ठीक है ना। सेकेंड डायगोनल ए से लेके सी वाला ड्रॉ करो। तो जब मैं ड्रॉ करूंगा तो एंगल ए 2 पार्ट में टूट गया, फिर देखो एंगल ए कितने पार्ट में टूट गया, एंगल 5 और एंगल 6 में, और ऐसे ही एंगल सी किस में टूट गया, एंगल 7 एंड एंगल 8 में टूट गया। चलो ठीक है, अब ध्यान से देखना, जब मैं ड्रॉ करूंगा तो फिर से यहाँ पे भी क्या जेड बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो जेड बना है ना। तो जेड बना तो कौन कौन कोने में आए, सर एक तो 5 और एक 8, तो इसका मतलब एंगल 5 बराबर होगा एंगल 8 के, क्यों, क्योंकि अल्टरनेट एंगल है। और इसलिए मैं बराबर कर पा रहा हूँ क्योंकि यार देखो ये सब पैरेलल है, मतलब इसके पैरेलल ये है, इसके पैरेलल ये है, ठीक है ना। ध्यान से देखो तो ये पैरेलल लाइन है ना दोनों, और ये तिर्यक रेखा जैसा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस वाला एंगल के बराबर होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैं अपने मन से तुरंत लिख दे रहा हूँ। समझ में आ रहा है पीछे, ठीक है। अब देखो ऐसे एक जेड और बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो एक जेड और बन गया, तो ये इस केस में जब जेड बना तो फिर कोने वाले एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 7, एंगल 6 और एंगल 7 भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है ना। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लो, और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लो। तो 3 में जोड़ दो 4 को, 3 में जोड़ दो 4 को, 3 में 4 को जोड़ोगे तो क्या आएगा, देखना ध्यान से। ये देखो LHS वाला जुड़ जाएगा, एंगल 5 प्लस एंगल 6 हो जाएगा, और इधर एंगल 7 प्लस एंगल 8, एंगल 5 प्लस 6, एंगल 5 प्लस 6 क्या बताओ, एंगल 5 प्लस 6 एंगल ए है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल ए आ जाएगा, और एंगल 7 प्लस 8 क्या होगा, एंगल सी आ जाएगा। बराबर हो गया कि नहीं हो गया। LHS जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं इन दोनों को जोड़ रहा हूँ, तो LHS वाला LHS से जुड़ जाएगा, RHS वाला RHS से जुड़ जाएगा। तो कैसे जोड़ेंगे तब, जैसे मैं जोड़ रहा हूँ ऐसे समझिए ध्यान से, कि मैंने बोला कि मैं इस वाले को इस वाले में जोड़ रहा हूँ, समझ पा रहे ना। जैसे यहाँ पे लिखा गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरा लिखा गया है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, लिख दिया, या 4 लिख दिया सपोज कर लो, या मान लेता हूँ 2 लिख दिया। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि 1 + 2 कर रहा हूँ मैं, तो 1 + 2 में होगा क्या कि LHS मतलब ये समझ में आ रहा है ना, पहले इक्वेशन का LHS ये है और दूसरे वाले का ये है, ठीक है। तो मैं जोड़ रहा हूँ, तो इसका मतलब x प्लस वाई में जोड़ रहा हूँ मैं x माइनस वाई को, ठीक है। पहले वाले का LHS में दूसरे वाले LHS को माइनस किया जा रहा है, प्लस किया जा रहा है, और फिर पहले वाले RHS को प्लस RHS में प्लस किया जा रहा है दूसरे वाले RHS को, ऐसे किया गया है भाई, समझ पा रहे ना। अब देखिए यहाँ से y से y क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 2x बराबर 3 दूना 3 और 2 5, कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पे x बराबर क्या मिल जाएगा 2.5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो x की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। सेम कहानी है
LHS में हमेशा जब हम कह रहे हैं कि मैं दो इक्वेशन को जोड़ रहा हूँ तो LHS वाले को LHS के साथ, RHS वाले को RHS के साथ। ये बराबर का चिन्ह है ना, तो इस बराबर के चिन्ह के इधर वाले को क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड साइड, तो जा रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड। ध्यान से देखो, ध्यान से पहले अच्छे से समझो क्या लिखा गया है। बराबर, बराबर के इस साइड वाले को LHS और बराबर के उस साइड वाले को RHS। आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखो दोनों प्रूफ कर दिया गया ना, जो प्रूफ करना था प्रूफ हो गया। एंगल ए और एंगल सी बराबर हो गए, एंगल डी और एंगल बी बराबर हो गए। तो आज से क्या याद रखना है कि सर पैरालेलोग्राम जो होता है उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? आपस में बराबर। यानी यहाँ मान लेता हूँ कि 60 है, तो यहाँ भी क्या होगा? इसके जस्ट सामने भी क्या होगा? 60। ठीक है ना, ये बात ध्यान में रखनी है। अगर मान लो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 120 है, यहाँ पे क्या है 120, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 120। और याद रखेंगे अगर मैं इन चारों को जोड़ूं तो कितने के बराबर होना चाहिए? 360 के बराबर। तो पैरालेलोग्राम के बारे में हम लोगों ने कई सारी बातें कर ली। जैसे पैरालेलोग्राम का सबसे पहले हम लोगों ने ये देखा कि पैरालेलोग्राम के अपोजिट एंगल्स, सॉरी अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। ये बात क्लियर हो गई है ना? पैरेलल होती हैं और दूसरी इक्वल होती हैं। फिर तीसरी बात हम लोगों ने क्या की थी बता सकते हैं? कि जो डायगोनल होता है वो उस पूरे पैरालेलोग्राम को दो बराबर भागों में डिवाइड करता है। ठीक है ना, ये पढ़ लिया हम लोगों ने, हाँ या ना? और आज हमने ये भी पढ़ लिया कि जो पैरालेलोग्राम होता है इसके सामने सामने के कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लेकिन ये बिल्कुल मत सोच लीजिएगा कि यहाँ पे 60 है तो यहाँ भी 60 होगा। सामने मतलब जस्ट सामने। क्लियर है ना? तो इस प्रॉपर्टी को समझ लिए, हाँ या ना? अब इसको आप क्या करेंगे? खुद से करेंगे, नोट डाउन करिए। चलिए अब हमारे पास थ्योरम नंबर 5 आ चुका है, जिसमें ये लिखा जा रहा है कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल है यानी चतुर्भुज है, जिसके ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पहले तो क्वाड्रिलेटरल बनाओ, पहले ये रहा क्वाड्रिलेटरल, बना दिया क्वाड्रिलेटरल, बिल्कुल ये ABCD, ठीक है ना, ये क्वाड्रिलेटरल है। कह रहा है इस क्वाड्रिलेटरल के जो पेयर ऑफ अपोजिट एंगल है, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, व्हाट इज द मीन्स ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल? कौन सा है अपोजिट एंगल? सर ये A है तो इसका जस्ट अपोजिट एंगल क्या बनेगा? C। तो ये पेयर हो गया कि नहीं हो गया? दो लोग आ गए तो पेयर। जूता किस में होता है? पेयर में होता है ना। जूता एक ठो होता है नहीं, दो ठो होता है, तो जोड़ा में आता है, तो जोड़ा का मतलब पेयर। तो वैसे यहाँ पे भी जब मैं अपोजिट एंगल की बात करूंगा, जब मैं बोलूंगा कि विपरीत कोण, तो इसका मतलब दो लोग आएंगे ना। ये A है तो इसका अपोजिट C, तो ये दोनों आएंगे कि नहीं आएंगे? C है तो इसका अपोजिट A, तो ये दोनों अपोजिट एंगल है। ऐसे ही D और B ये आपस में अपोजिट एंगल है। तो इसने बोला कि अगर एक क्वाड्रिलेटरल है, उस क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का जो पेयर है वो आपस में क्या है? इक्वल है। इसका मतलब गिवन है। क्या गिवन है? बड़े अच्छे से देखो, गिवन है कि अपोजिट एंगल का जो पेयर है वो आपस में इक्वल है। यानी एंगल A बराबर है एंगल C के और एंगल B बराबर है एंगल D के। समझ पा रहे हो? ये बराबर है। तो हमसे कह रहा है ना कि आप प्रूफ कर दो, तो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ कर दो तो क्या प्रूफ करना है? अगर प्रूफ कर दो तो क्या प्रूफ करना है? कि जो ABCD है इज अ पैरालेलोग्राम, ये हमें प्रूफ करना है। अब सर कैसे प्रूफ कर सकते हैं? एक पैरालेलोग्राम कैसे मान सकता हूँ कि क्वाड्रिलेटरल पैरालेलोग्राम होगा? तो एक क्वाड्रिलेटरल तभी पैरालेलोग्राम माना जाएगा जब उसके अपोजिट साइड क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे, पैरेलल होंगे। ठीक है ना? इसका मतलब मुझे ये प्रूफ करना है कि जो AB है वो किसके पैरेलल है? DC के, और जो AD है वो पैरेलल है किसके? BC के। समझ में आया? और याद करो, तो याद करो, मैंने आपको लिखवाया है कि अगर दो लाइन को पैरेलल प्रूफ करना है तो कितने कंडीशंस होते हैं? सर कई सारे। या तो मुझे इंटीरियर एंगल उनका इक्वल दिखा दो, मतलब इंटीरियर कर रहा हूँ, अल्टरनेट एंगल इक्वल दिखा दो, या तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो जाए दो लाइंस के बीच का, मतलब कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, या को इंटीरियर एंगल का सम कितना आ जाए? 180 डिग्री आ जाए। तो तीन तरीके होते हैं किसी भी लाइन को आपस में पैरेलल दिखाने के, है ना? बस वही उन्हीं तरीकों में से मैं एक निकाल के रखूंगा, याद होना चाहिए। दो लाइंस को यदि मैं क्या दिखाना चाहता हूँ? पैरेलल। यहाँ पे यही बोला गया ना कि AB को मुझे क्या दिखाना पड़ेगा? DC के पैरेलल, और AD को दिखाना पड़ेगा DC के पैरेलल। तो क्या क्या तरीके हैं बताओ तो फटाफट। सबसे पहला अल्टरनेट एंगल इक्वल कर दीजिए, अल्टरनेट एंगल इक्वल हो जाए, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका मैं एक काम करता हूँ, दिखाता हूँ आपको कहाँ मैंने लिखा है। कहाँ गया यहाँ वाला पेज? यहाँ पे ही है। चलिए, ये जब मैं पिछली बार लेक्चर पढ़ा रहा था, मतलब लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा था, जब
पैरेलल लाइंस के बारे में बात हो रही थी तभी मैंने लिखवाया था। देखिए यहाँ पे मैं क्लियर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा है ना सबसे पहले नंबर पे, पैरेलल लाइन पर बने कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यदि दो लाइन के कोरिस्पॉन्डिंग एंगल आपस में क्या है, बराबर है, तो वो लाइन क्या होती है, पैरेलल होगा, मतलब वो लाइन आपस में पैरेलल होगा। ये बच्चों द्वारा लिखा गया तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। पैरेलल लाइन पर जो अल्टरनेट एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, और यदि दो अल्टरनेट एंगल आपस में क्या है, इक्वल होते हैं, इसका मतलब वो लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। इसके साथ साथ पैरेलल लाइन के को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। यदि दो लाइन के को इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। बस, तो इन्हीं तीन तरीके होते हैं हमारे पास। पहला अल्टरनेट एंगल इक्वल यदि हो गया तो पैरेलल लाइन हो जाएगा वो। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गया तो भी क्या हो जाएगा, तो भी वो पैरेलल लाइन हो जाएगा। और तीसरा, को इंटीरियर एंगल का सम कितना होना चाहिए, को इंटीरियर एंगल का सम यदि क्या हो जाए, सम यदि 180 डिग्री हो जाए तो भी मैं उन लाइन को पैरेलल लाइन मान लूंगा। जैसे रख दीजिए इसको सही से। देखिए यहाँ पे ये दो लाइन है, इन दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है। अब देखिए अल्टरनेट एंगल क्या होता है, अल्टरनेट एंगल जेड फॉर्म करो, बस जेड बना दो। तो जेड बनाओगे तो ये कोने कोने जो एंगल बने यही अल्टरनेट एंगल है। अगर ये अल्टरनेट एंगल कहीं पे भी बराबर हो जा रहा है, एक लाइन ड्रॉ करने के बाद अल्टरनेट एंगल कोने कोने के एंगल बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो दोनों लाइन है ये और ये, मान लेता हूँ ये ए है बी है, तो इसका मतलब ए पैरेलल हो जाएगी बी के। क्लियर है पहली बात। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ध्यान से समझेंगे बच्चे, ऊपर नीचे कोई नहीं देखेगा, चुपचाप ध्यान से फोकस करेगा। मान लो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल जो बन रहा है वही एंगल यहाँ पे बन रहा हो, मतलब यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल मतलब ये जो एंगल जिस पोजीशन पे बना है वही पोजीशन इस एंगल की भी है ना। ये भी लाइन के ऊपर बना है ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में, और ये भी लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल लाइन के लेफ्ट साइड में, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर सेम पोजीशन पे एंगल बनते हैं तो उनको क्या बोलते हैं भैया, दो लाइन है, दो लाइन के अगर सेम पोजीशन पे एंगल बन रहा है तो उन्हें कोरिस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। और जब जब उन दो लाइन का कोरिस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, तो इसका मतलब वो लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी, है ना। इसका मतलब ए और बी पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन मतलब इनको जीवन में हम कहीं भी लेके जाए, ये कहीं मिलेंगी, कितना भी आगे बढ़ाए लेके जाए, मिलेंगी नहीं मिलेंगी। और तीसरे नंबर पे आता है को इंटीरियर एंगल का सम। को इंटीरियर एंगल का मतलब सम का मतलब क्या है, सबसे पहले इंटीरियर पकड़िए, तो ये दोनों लाइन है ना, इन दोनों लाइन के अंदर आ जाइए, है ना, अंदर आ जाइए, ऊपर मत जाइए, मतलब इस लाइन के ऊपर नहीं और इस लाइन के नीचे नहीं, अंदर आ जाइए। तो इन दोनों लाइन के बीच में यही तो है, और यहाँ पे दो एंगल आप देख लीजिए, ये दोनों एंगल है, यही को इंटीरियर एंगल है। अगर इन दोनों को मैं जोड़ूं, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं, सपोज कर लो यहाँ पे x है, यहाँ पे y, और x प्लस वाई जोड़ने पे क्या मुझे मिल रहा है, 180, तो भी ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल लाइन है। हम एक्चुअल में कौन सा तरीका लगाएंगे यहाँ पे इसे भी पैरेलल दिखाने के लिए, क्योंकि मुझे यहाँ भी तो पैरेलल दिखाना है ए बी और डी सी को, तो भाई इन तीनों में से कोई एक तरीका लगाना पड़ेगा। मैं कौन सा तरीका लगाऊंगा, तीसरा वाला, अल्टरनेट एंगल नहीं लगाऊंगा। अल्टरनेट एंगल क्यों नहीं लगाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी कोई मेरे पास डायगोनल वगैरह केस लगा नहीं सकता, मैं नहीं ना लगा सकता, तो डायगोनल वाला केस लगा नहीं सकते तुम भाई। यहाँ पे मैं इसी के अंदर, जब देखो ऐसे समझो क्यों नहीं लगा सकता, सबसे पहली बात क्यों मैं इन दोनों को नहीं लगा सकता, सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें मैं कोई तिर्यक रेखा खींच नहीं सकता भाई। जब तक ट्रांसवर्सल लाइन आएगा नहीं तब तक अल्टरनेट एंगल, भाई ये बताओ यहाँ पे जेड फॉर्म हो जाएगा क्या, जेड फॉर्म हो जाएगा क्या, ऐसे नहीं कर सकते हम, इस लाइन को बढ़ाना नहीं ना, इसी में काम करना। तो अल्टरनेट एंगल नहीं बना सकता, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल भी नहीं बना सकता। अभी देखिए हम यही को इंटीरियर वाले से हम कर लेंगे, अभी कैसे कर रहे हैं हम देखते जाइए आप। कौन सा हम तरीका लगाएंगे, को इंटीरियर एंगल का सम क्या दिखा देंगे हम, 180 डिग्री। अब कैसे, थोड़ा ध्यान से समझेंगे, समझा जाए, चलो ध्यान दो, प्रूफ किया जाए। तो देखो हमारे पास क्या गिवन था, बताओ तो। हमारे पास ये गिवन था कि एंगल ए और एंगल सी और एंगल बी और एंगल डी आपस में क्या है, बराबर है। अपोजिट एंगल का सम क्या है, सॉरी अपोजिट एंगल के जो पेयर हैं वो आपस में इक्वल है। मुझे पता है कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल है, तो मैं अगर ए बी सी और डी तीनों को जोड़ दूँ, यानी एंगल ए एंगल बी एंगल सी और एंगल डी तीनों को जोड़ दूँ, कितना आ जाएगा, 360 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 360 होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखना
यहाँ पे ये जो बी है, इस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी को क्या लिख सकता हूँ, डी लिख सकता हूँ। इस एंगल ए को छोड़ दो, इसको मैं लिख सकता हूँ डी। जहाँ सी है, सी जहाँ पे है वहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल ए से लिख सकता हूँ। और यहाँ पे जो डी है इसको ऐसे ही रहने दो, बराबर 360। अब आप कहोगे सर ये क्यों कर रहे हो, अब आप कहोगे ये क्यों कर रहे हो। मुझे पता है कि ये क्या है, ये एक लाइन है, इस लाइन की एक साइड में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, थोड़ा ध्यान देना। अगर मैं एज्यूम करूँ ऐसे तो क्या दिख रहा है, सर ये दो लाइन है और इन दो लाइन को काटने वाला ये क्या है, तिर्यक लाइन है, मतलब ट्रांसवर्जल लाइन है। और ट्रांसवर्जल लाइन मतलब इन दोनों लाइन के अंदर बन रहा है, यानी इंटीरियर एंगल है। और ये कैसे है, को इंटीरियर एंगल है, हाँ या ना। ए और डी क्या है, को इंटीरियर एंगल बन सकते हैं। और अगर इन दोनों का एंगल मतलब इन दोनों का सम मैंने क्या दिखा दिया 180, तो तुरंत प्रूव हो जाएगा कि ये दोनों लाइन क्या हो जाएंगी, पैरेलल। बस तो ध्यान से देखो, इसीलिए मैंने बी और सी को क्या कर दिया, हटा दिया। जहाँ बी था वहाँ पे क्या लिख दिया, डी, और जहाँ पे सी था मतलब सी था वहाँ पे क्या लिख दिया, ए, क्योंकि बराबर है। अब देखो यहाँ ए यहाँ ए, तो 2a हो जाएगा, और यहाँ पे डी यहाँ पे डी, तो क्या हो जाएगा 2 एंगल डी हो जाएगा इज इक्वल टू 360। दो कॉमन ले लो तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा 360, कैंसिल कर दो तो एंगल ए प्लस एंगल डी क्या मिल जाएगा आपको 180 डिग्री। मिल गया कि नहीं मिल गया, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया, प्रूव हो गया ना। तो लिख सकते हो क्योंकि एंगल ए एंड एंगल डी इज को इंटीरियर एंगल। तो इसीलिए जब सम 180 डिग्री तो इसका मतलब प्रूव होता है कि भैया ये जो ए बी है और डी सी है, सो ए बी इज पैरेलल टू डी सी। हो गया ना, तो ए बी पैरेलल हो गया डी सी के। लेकिन सर अभी एक बात क्लियर हुई है, दूसरी बात तो हुई नहीं। अभी तो हमको सिर्फ मतलब अभी क्या प्रूव हुआ है, अभी ये प्रूव हुआ कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। लेकिन हमको ये भी तो प्रूफ करना है, आया ना, कि ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, ऐसा नो। तो यहीं पे हम दूसरा वाला केस भी देख लेते हैं। पहला क्लियर है, पहला क्लियर है, आया ना। कैसे आया है भाई, मुझे दो लाइन प्रूफ करनी है। दो लाइन प्रूफ मतलब ये वाला इसके पैरेलल हो चुका है, अब मुझे इसको इसके पैरेलल प्रूफ करना है। तो क्या करूंगा बताओ, इसको मैं ट्रांसवर्सल लाइन मान लूंगा, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल को आपस में क्या कर दूंगा, मतलब जोड़ के 180 ला दूंगा, हाँ या ना। तरीका यही लगेगा, लगाया जाए। चलो ये पहला हो गया। यहीं पे दूसरा वाला देख लो, लिख सकते हो, चूंकि यहाँ पे फिर से लिख दो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी है। अब मुझे सिर्फ डी और सी चाहिए, तो जहाँ ए है उसको हटा दो, ए की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगल सी प्लस एंगल बी, बी की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, एंगल डी। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। सी 2c प्लस 2d इज इक्वल टू 360। दो कॉमन ले लो, एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 360। यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या मिल गया 180 डिग्री। यानी ये वाला एंगल इस वाले एंगल के, सॉरी ये दोनों एंगल मिलके क्या बना रहे हैं 180 डिग्री। तो क्या ये को इंटीरियर एंगल है कि नहीं है, बताओ, को इंटीरियर एंगल है कि नहीं है। किस वाली लाइन पे बन रहा है, सर ये ट्रांसवर्सल लाइन की तरह एक्ट कर रहा है और इस वाली लाइन की को इंटीरियर एंगल, तो इसका मतलब ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ, सो ए डी इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है ना, हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया होगा। ये थ्योरम नंबर 5 था, इसको भी आप क्या कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे।